लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े 128वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी। कानून मंत्री अर्जुन राम ने कहा कि लोकसभा के साथ विधानसभाओं में भी महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने संयुक्त रूप से किसान क्रेडिट कार्ड, घर घर अभियान, किसान ऋण पोर्टल और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम का किया शुभारंभ। और पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक ने यूटी सचिवालय में वज्र वाहन, वाटर कैनन, नेटवर्क जैमिंग किट, फिटेड फॉर्च्यूनर और फॉरेंसिक जांच वैन को दिखाई हरी झंडी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े 128वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी है। इसे कल नए संसद भवन में लोकसभा की कार्रवाई के पहले दिन पेश किया गया था। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के 1/3 सीटें रिजर्व करने का प्रावधान है। प्रस्तावित कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाएगा। विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस बिल में दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होगा। प्रतिशत सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा, जिसमें 330 आर्टिकल जो संविधान का है उसमें 33A एक हम सेक्शन जोड़ रहे हैं, आर्टिकल जोड़ रहे हैं, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। लोकसभा में ये बहुत बड़ा कदम है अध्यक्ष जी। और तीसरा संशोधन बिल के क्लॉज 4 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 332 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% सीटों का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये पहले ही फैसला किया है कि आरक्षण होना चाहिए और संगठन में महिलाओं को आरक्षण दिया। उन्होंने बताया कि यूपीए की सरकार में जब महिला आरक्षण बिल आया तब भाजपा ने इसका समर्थन किया था। इससे पहले आज बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन करती है। उन्होंने मांग की कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के उपकोटे के साथ महिला आरक्षण विधेयक तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। राज्यसभा में चंद्रयान 3 की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों के बढ़ते हुए कदम पर चर्चा से पहले राज्यसभा के सभापति ने कहा कि ये भारत के लिए गौरवशाली पल है। भारत के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के सामने भारत की क्षमता को स्थापित किया है। पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय में महिला आरक्षण विधेयक कई बार संसद के पटल तक पहुंचा, मगर कानून बनने तक सफर को तय नहीं कर सका। महिला आरक्षण विधेयक गठबंधन सरकारों के घटक दलों की संकुचित सोच का शिकार होता रहा। बिल के लोकसभा में पारित होने की संभावना है, क्योंकि सदन में सरकार के पास बहुमत है और कई विपक्षी दलों ने भी इसका समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई संसद भवन में आमंत्रित महिलाओं को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। भाजपा सहित कई राजनीतिक दलों ने लोकसभा में महिला आरक्षण की इस नई पहल को युगांतरकारी करार दिया। को नमन करते हुए प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन बिल आज लेकर आए हैं। सर्वप्रथम वर्षों से महिलाओं के राजनीतिक संघर्ष को समाधान तक पहुंचाने के लिए संकल्प का स्वरूप स्वयं प्रधानमंत्री बने हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं। महिलाएं देश की आधी आबादी हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाए बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए नई संसद भवन के पहले दिन जो हमारा विधेयक इंट्रोड्यूस हुआ है वो महिलाओं की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए महिला आरक्षण विधेयक हम लेके आए हैं। जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, महिला नेतृत्व विकास, इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आरक्षण लाया गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो आज तक कोई नहीं कर पाया, मोदी जी लाए भी हैं, पास कराएंगे भी। ये देश के एक बहुत बदलाव का ऐतिहासिक क्षण है, तो हम सभी बहुत ही खुश हैं। नारी शक्ति का अभिनंदन। मुझे खुशी है कि आज एक सशक्त रूप में नारी शक्ति वंदना के रूप में इस बिल को प्रस्तुत किया गया है। जरूर इस पे चर्चा हो, पक्ष विपक्ष अपनी तरफ से तमाम बातों को रखे, पर अंतोगत्वा उम्मीद करता हूं कि सर्वसहमति से यह बिल पारित हो ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिले।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने संयुक्त रूप से किसान क्रेडिट कार्ड, घर घर अभियान, किसान ऋण पोर्टल और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम का शुभारंभ किया। इस कार्य के हिस्से के रूप में केसीसी घर अभियान आगामी अक्टूबर से शुरू होगा। केंद्र सरकार की इस पहल से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ने से कार्य में पारदर्शिता आएगी। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण के किसान क्रेडिट कार्ड, घर घर अभियान की सफलता के लिए बैंकों के पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तकनीकीकरण की ओर ध्यान देने पर जोर दिया। Which are partly owned by the states, partly owned by sponsor banks, and their digitization, computerization, therefore, if they didn't have it, extending phone bank facility, banking facility on the phone, not the phone banking of the UPA era. So for banks to produce internet banking facility, unless their computerization happens, it won't work out. इस अवसर पर केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है। इस संबंध में आवश्यक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना से जुड़े सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की पहल की है। एक बड़ा काम एक क्षेत्र में हो जाएगा और हर किसान जो इसकी पात्रता रखता है उसको अपनी पात्रता के अनुसार 3 लाख रुपए तक की ऋण स्वीकृति अल्पकालिक ऋण के रूप में होगी। किसान ऋण पोर्टल कृषि विभाग, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी विभाग और नाबार्ड, आरबीआई सब लोगों के समन्वय से मिलकर ये विधा तैयार हो गई है। बिन्स मैनुअल का भी विमोचन संपन्न हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रारंभ करने का उद्देश्य देश में कृषि क्षेत्र में समग्र क्रांति लाना, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, डाटा उपयोग को अनुकूलित करना और देश भर में किसानों के जीवन को बेहतर बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एशिया प्रशांत फोरम की 128वीं वार्षिक आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य एक समान है और सबके अधिकारों की रक्षा हमारा दायित्व है। It was then India's representative Hansaven Mehta, a disciple of Mahatma Gandhi and freedom fighter, who suggested changing it to all human beings are born free and equal. Thoughts were also critical in shaping the draft of the Universal Declaration of Human Rights. उन्होंने कहा कि 2 दिन का यह सम्मेलन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 75वीं वर्षगांठ और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों और पेरिस नियमों के 30 साल पूरे होने के सिलसिले में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम में मानवाधिकार आज की सोच है, जबकि भारत में सदियों से मान अधिकार के संरक्षण की परंपरा रही है। पंजाब की राज्यपाल और यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने यूटी सचिवालय में एक बख्तरबंद वाहन, वाटर कैनन, नेटवर्क जैमिंग किट, फिटेड फॉर्च्यूनर और एक फॉरेंसिक जांच वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने 5 उम्मीदवारों को कांस्टेबल पद पर अनुकंपा के आधार पर और 14 फॉरेंसिक सलाहकारों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि केंद्र की स्मार्ट पुलिसिंग योजना काफी सराहनीय है। चंडीगढ़ पुलिस को हम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर स्मार्ट और पेशेवर बना रहे हैं। और केवल फॉरेंसिक एक्सपर्ट को नियुक्ति पत्र ही नहीं सौंपे, बल्कि आज हमने ड्यूटी पुलिसिंग को सशक्त करने की दिशा में एक गेम चेंजर का कदम उठाया है। इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक साइंस का उपयोग भारत सरकार के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है। भारत के माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजी के आधार पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के महत्व पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक वैन में किसी भी घटनास्थल से डाटा इकट्ठा करने से जुड़े सभी उपकरण मौजूद हैं। इस दौरान डीजीपी प्रवीण रंजन ने कहा कि इन वाहनों में लगे उपकरणों की मदद से घटनास्थल पर स्केच बनाने, फोटो व वीडियोग्राफी जैसी सुविधाएं भी हैं। घटनास्थल पर सबूत नष्ट होने से पहले ये वैन वहां पहुंचकर सारे सबूत एकत्रित कर सकती है।
हरियाणा के उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और विज्ञान एवं तकनीकी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा को बेहतर करने के लिए 3 पैरामीटर्स महत्वपूर्ण हैं। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ और तीसरा उस संस्थान का प्रिंसिपल। यदि प्रिंसिपल जिम्मेदार और मेहनती होगा तो कुछ कमियां भी यदि उस संस्थान में हैं तो वे स्थानीय स्तर पर उनका निवारण कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक अध्यापकों की भर्ती नहीं हो जाती तब तक सेवानिवृत्त अध्यापकों को अनुबंध पर लगाया जाएगा। इसके अलावा नॉन टीचिंग की भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जाएगी। किसी भी संस्थान में लाइब्रेरी और लैब्स पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में जहां जहां भी कॉलेज भवन बनकर तैयार हो रहे हैं वहां तुरंत कक्षाएं शुरू कर दी जाएं। इसके भवन का उद्घाटन बाद में कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए कैशलेस सुविधा की शुरुआत की है। सरकार कर्मचारियों को पीपीपी मोड में चलने वाले जिला अस्पतालों में अब 4 बड़ी स्वास्थ्य सेवाएं नकद लिए बिना ही मिल सकेंगी। इन सेवाओं में सिटी स्कैन, एमआरआई, डायलिसिस और कैथ लैब जैसी महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने सभी सिविल सर्जनों और प्रधान चिकित्सा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं कि संबंधित सेवा प्रदाता राज्य भर में कैशलेस तरीके से सरकार के कर्मचारियों के इन महत्वपूर्ण चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करें। उन्होंने बताया कि सरकार का यह निर्णय राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पर्याप्त लाभ प्रदान करेगा और उनके चिकित्सा से जुड़े वित्तीय बोझ को समाप्त करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए JEE, CEUT, NEET के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। अकादमिक वर्ष 2024-25 के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET अगले साल 11 मार्च से 28 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने बताया कि स्नातक कार्यक्रमों के लिए CUET परीक्षा अगले वर्ष 15 मई से 31 मई तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इसका आयोजन करेगी। परीक्षा के 3 सप्ताह के भीतर परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE की मुख्य परीक्षा साल 2024 में 2 स्तरों तक 24 जनवरी से 1 फरवरी और 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएगी। स्नातक कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET अगले वर्ष 5 मई को आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा NET का पहला सत्र 10 जून से 21 जून के बीच आयोजित किया जाएगा। खिलाड़ियों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना चलाई जा रही है। योजना गरीब परिस्थितियों में रहने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों, कोचों और उनके परिवार के सदस्यों की स्थिति में सुधार, चिकित्सा उपचार, चोटों से जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के तहत केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 4 खिलाड़ियों को सहायता राशि प्रदान की। खेल मंत्री ने विकास नरवाल, अनिल कुमार, संजना, सुनील दोष और दिनेश राजशेखरन को सहायता राशि दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, इसकी स्थापना की गई थी खिलाड़ियों को जो अच्छा तो खेलते हैं लेकिन गरीब परिवार, जरूरतमंद परिवारों से आते हैं और अपनी खेल को जारी रखना चाहते हैं। उनको मदद के रूप में सरकार इक्विपमेंट खरीदने के लिए या ट्रेनिंग के लिए कैसे मदद करे, उस दृष्टि से शुरू की गई थी। अब तक 270 इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री ने उम्मीद जताई कि इस बार एशियाई खेलों में भारतीय दल अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। उनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा खिलाड़ियों को तैयारी के लिए हर संभव मदद की गई है जिससे उन्हें किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।